Hello guys, welcome back to my channel, and this is the second part of the chapter secondary activities, and this is the part 2 of the video. If you haven't watched the part 1, uh, I have a link in the description. You can go and first watch the part 1 of the chapter and then part 2. So in the previous video we have talked about the classification of industry, in which we have talk about the size of industry, and the second was the industry based on input and raw material. So we will start from this topic today. तो जो इंडस्ट्री होता है वो क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं. सो द फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आप ये नाम से समझ रहे होंगे, एग्रो मीन्स एग्री कल्चर. एक मिनट. एग्रीकल्चर. तो जो भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी हम फील्ड से लेके आते हैं और फार्म से लेके आते हैं, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड फिनिश्ड गुड्स. तो उसी को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल हुआ शुगर इंडस्ट्री, फ्रूट जूस इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो मैंने पार्ट 1 में से एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से ये होता है. जैसे कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलर क्या करता है, जो फील्ड होता है उसे शुगर कैंस लेके आता है, उसके बाद इसे फैक्ट्री में लेके आके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं शुगर्स में, जो शुगर्स खाते हैं क्यूब में जो घर में होता है उसे. तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है वो लेके आ रहा है फील्ड और फार्म से लेके आ रहा है, उसके बाद इसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है. तो उसी को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, उस टाइप के इंडस्ट्री को. सेकेंड इज फूड प्रोसेसिंग. तो जो फूड प्रोसेसिंग होता है ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट होता है. बट इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं. जैसे कि हम कोई भी चीज़ को, अगर शुगर को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेस लगता है. जैसे कि कैनिंग हुआ, प्रोड्यूसिंग क्रीम, उसका क्रीम निकालते हैं हमें, या फिर जो फ्रूट जूस हमने यहाँ पर पढ़ा था इंडस्ट्री होता है, तो उसके लिए हम क्या फूड को प्रोसेसिंग करते हैं, उसको पकाते हैं, उसको पीसते हैं, फिर उसको जूस निकालते हैं एंड ऑल. डाइंग मतलब सुखाते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट को. या फर्मेंटिंग एंड पेकिंग. फर्मेंटिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ को सड़ाना. जैसे कि अगर हम अल्कोहल का बात करें तो जो फर्मेंटिंग होता है, ग्रेप्स हुआ, किसमिस हो, उसे हम फर्मेंट करते हैं, रखते हैं, उसके बाद हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उससे अल्कोहल बनता है. या फिर कोई भी फ्रूट जूस हुआ, एप्पल को करके भी होता है, फर्मेंटिंग करके उसे पानी में डाल के सब प्रोसेस होता है, उसे करके करते हैं. फिर पिकलिंग हुआ, पिकलिंग करके भी होता है. तो इस तरीके से हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं. जो थर्ड है वो है एग्री बिजनेस. तो जो एग्री बिजनेस, आप बोलोगे कि ये भी तो एग्रीकल्चर से ही डिनोट है. तो यस है, बट इस पे और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम स्मॉल स्केल में या फिर अलग अलग जगह से जो है, जैसे हम शुगर अगर इंडस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो अलग अलग जगह से शुगर ले रहा है, या स्मॉल फार्म्स में शुगर हो रहा है वो उससे ले रहा है, फिर अपने इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहा है और फिर प्रोसेस करने के बाद वो प्रोडक्ट निकाल रहा है एंड ऑल. बट एग्री बिजनेस में वैसा नहीं होता है. ये जो है ये कमर्शियल फार्मिंग होता है. ये कमर्शियल फार्मिंग होता है जो कि काफ़ी बड़ा स्केल में होता है, बहुत बड़े स्केल्स में ये होता है. और जो फार्म होता है ये मैकेनाइज होता है, मतलब इसमें मशीन से बहुत ज़्यादा काम्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हुआ टी प्लांटेशन. अब अगर आप टी गार्डन असम या केरला साइड में देखे होंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े फील्ड्स में आप देखोगे कि वहाँ पर टी लगा हुआ है, कुछ और आपको प्लांट्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ टी प्लांट्स ही दिखेंगे. और उसके बाद वहाँ पर आप देखोगे जो उसके मशीन्स भी होते होंगे कि टी को निकालने वाले अलग मशीन, जो लीफ को है उसको अलग करने वाले. फिर उसके पास फैक्ट्री भी उसी के अगल बगल ही आपको मिलेगी. टी फैक्ट्रीज भी मिलेंगे जहाँ पर वो प्रोसेस होता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है एंड ऑल. अब यहाँ पर देख सकते हो जो टी फैक्ट्रीज होता है वो प्लांटेशन के ही आसपास बनाए जाते हैं. तो उसी को हम एग्री बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. तो डिफरेंस आप देख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. नाम से ही पता चल रहा है जिसमें मिनरल लगता हो.
तो जो इस टाइप का इंडस्ट्री होता है वो यूज करते हैं मिनरल्स, रॉ मटेरियल। खोल ले, बंद कर दो। तो ये इंडस्ट्री होता है वो रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे कि फेरस हुआ या फिर आयरन हुआ या स्टील हुआ या फिर नॉन फेरस पकड़ लो, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे भी रहते हैं जो जरूरी नहीं कि वो मेटेलिक हो, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री के एग्जांपल आप समझ सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री या पॉटरी इंडस्ट्री हुआ, तो वो सब भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। उसके बाद आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, नाम से पता चलता है जो केमिकल यूज हो जिसमें। तो ये जो इंडस्ट्रीज होता है ये सब नेचुरल केमिकल मिनरल्स जो है वो यूज किया जाता है। अब नेचुरल केमिकल मिनरल्स क्या होता है, बहुत आसान है, जैसे कि सॉल्ट हुआ आपको सी से मिलता है, सल्फर हुआ, मिनरल ऑयल हुआ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हुआ और केमिकल ऑब्टेनिंग इंडस्ट्री हुआ, जैसे कि वुड पकड़ लो या कोल पकड़ लो। तो ये सब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होता है जिसमें ये सब मटेरियल यूज करके इंडस्ट्री में काम चलता है या काम होता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के फॉरेस्ट से इससे हेल्प से वो इंडस्ट्री होता है। तो बहुत आसान है, जैसे कि फॉरेस्ट में हमें टिम्बर मिलता है, ट्री एक तरीके का है, उसमें टिम्बर रहता है, लकड़ियाँ मिलता है, बैम्बू मिलता है, ग्रास मिलता है। तो ये सब के हेल्प से, ये सब के मदद से जो इंडस्ट्री काम चलता है या फिर इंडस्ट्री में वर्क होता है रॉ मटेरियल ये सब से लेके, तो उसी को हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। अब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री भी वही हुआ जो एनिमल के हेल्प से रहता है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हुआ, वुलन इंडस्ट्री हुआ, टेक्सटाइल आइवरी इंडस्ट्री हुआ। ये सब जो है एनिमल के हेल्प से, एनिमल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आइवरी इंडस्ट्री को पकड़ लो तो ये किससे बनता है, ये एलिफेंट के ट्रंक नहीं, जो एलिफेंट के सूंड के बगल में व्हाइट कलर का आप इस तरीके का देखते होगे, दांत भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसको काट के इससे जो है वो आइवरी बनता है। और आपको लेदर तो पता ही होगा, जो भी खाल एनिमल्स के होते हैं उससे बनते हैं। तो इस टाइप के इंडस्ट्री को हम एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज पढ़ लिया है, बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब कौन सा इंडस्ट्री होता है, जो कि बेस्ड होता है फिनिश प्रोडक्ट्स में, कि हमें क्या लास्ट में ये सब रॉ मटेरियल सब करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं या फिर क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें कुछ कुछ जो इंडस्ट्री आते हैं वो है, फर्स्ट होगा बेसिक इंडस्ट्री। तो आपको बेसिक से समझ में आता होगा, जो सबसे नीचे या फिर लोअर में काम करे, सबसे बेसिक सबसे नीचे हो। तो ये जो इंडस्ट्री होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो कि जो अलग इंडस्ट्री हुआ, जो इससे बड़ा इंडस्ट्री हुआ, वो इसे लेता है, इसे यूज करता है, ठीक है, यूज करता है अदर इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन हुआ और स्टील इंडस्ट्री हुआ। तो अब ये क्या करता है आयरन स्टील इंडस्ट्री, कि पहले जो बेसिक इंडस्ट्री होता है वो जहां पर इसे आयरन और स्टील्स मिल रहे हैं वहां से वो लेके आते हैं और इसे मैन्युफैक्चर करके, इसे फैक्ट्री में बना के, जो भी इसमें काम होता है वो सब करके आयरन और स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन बेसिक इंडस्ट्री जो बड़े इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं, खरीदते हैं और वो अपने आगे के काम पे यूज करते हैं। जैसे कि सोच लो अगर कोई कार बनाने वाला इंडस्ट्री हुआ, तो अगर कोई इंडस्ट्री कार बना रहा है तो उससे ऑब्वियसली आयरन या फिर स्टील का जरूरत पड़ेगा अपने कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑब्वियसली कार के पार्ट्स में जरूरत पड़ेगा। तो वो ये तो नहीं करेगा ना कि अपने फैक्ट्री में कार जो आयरन स्टील है वो सब बनाने लग जाएगा, वो जाएगा फील्ड में, वहां से आयरन को लेके आएगा, उसे फिर प्रोड्यूस करेगा, उसको आयरन में कन्वर्ट करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बेसिक इंडस्ट्री, जो बेसिक इंडस्ट्री है उससे बोलेगा कि आप हमें आयरन और स्टील दो। इस इंडस्ट्री से वो आयरन और स्टील लेगा, अलग साइज में, अलग इसमें लेगा, और उसके बाद वो उसे कन्वर्ट करके अपने जो भी पार्ट्स, जो भी उसके मैन्युफैक्चर में चाहिए वो उसमें यूज करेगा इसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री।
तो अब जैसे हमने बेसिक इंडस्ट्री पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा कि कंज्यूमर को डायरेक्ट, कंज्यूमर कौन हुआ, जो हम लोग हैं, जो हम डायरेक्ट सामान को खरीदते और यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिक इंडस्ट्री है ये कंज्यूमर के पास नहीं जाता, ये फिर नेक्स्ट फैक्ट्री के पास जाता है, नेक्स्ट इंडस्ट्री के पास जाता है। बट कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री वैसा नहीं होता है। ये जो भी प्रोडक्ट करते हैं वो डायरेक्टली किसके पास जाता है, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है, हम लोग के पास जाता है। तो ये कौन कौन से इंडस्ट्री, जो कि जैसे टी इंडस्ट्री होता है, बिस्किट इंडस्ट्री होता है, टॉयलेट्रीन इंडस्ट्री होता है, ये सब अपने फैक्ट्री में से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये फील्ड से भी लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ऑल करके मार्केट में लेके आ रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम इसे यूज कर रहे हैं, तो इसे कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री हम बोलेंगे। सो आफ्टर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। ये लास्ट है अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में जो हमने पढ़ा था, तो हम ओनरशिप में पढ़ेंगे। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि पब्लिक प्राइवेट इस तरीके की ओनरशिप इंडस्ट्री को होता है। कोई इंडस्ट्री पब्लिक वाले होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ने लिया होता है, कोई प्राइवेट होता है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहे हैं उस इंडस्ट्री को। तो इसी बेसिस में इंडस्ट्री को तीन या फिर आप चार बोल सकते हो, चार पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो जो पहला है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नाम से समझ में आता है जो गवर्नमेंट ओन कर रहा है, जो कि ओन्ड है या फिर मैनेज करता है गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया में इस टाइप को इंडस्ट्री को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इसमें एक और की पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो उनके जितना भी इंडस्ट्री होता है वो सब स्टेट ओन ही इंडस्ट्री होता है। अब यहाँ पर आप सोशलिस्ट में समझोगे तो ये एकदम अलग टर्म चल जाएगा, बट अब मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। जो सोशलिस्ट उन्हें बोलते जो बिलीव करते कि सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑल, तो वो चाहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री वो कोई प्राइवेट ना हो, क्योंकि प्राइवेट रहेगा तो कॉस्टली होगा, ज़्यादा महंगा बिक्री होगा एंड ऑल। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का होगा तो वो ऑब्वियसली सस्ता होगा, तो वो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, तो वो क्या करता है, जितने भी इंडस्ट्री सबको वो स्टेट ओन करता है, मतलब वो सब गवर्नमेंट का इंडस्ट्री ही होगा। नाउ सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। नाम से समझ में आता है प्राइवेट है, हमने पब्लिक पढ़ लिया जो कि गवर्नमेंट का है, अब प्राइवेट पढ़ेंगे। तो दे आर ओन बाई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान जो है वो ओन करके खरीद के रखा है इस इंडस्ट्री को, और वो मैनेज भी इसको अपने से ही कर रहे हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आज के टाइम में देख सकते हैं। अंबानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ, अंबानी, अदानी, टाटा कंपनी जो है टाटा, और इस तरह की जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हुए। नाउ थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। नाम से समझ में आता है जॉइंट, मिल रहा है दो। तो इस इंडस्ट्री क्या होता है, ये जॉइंटली ओन होते हैं, मतलब एक साथ खरीदता है। कौन खरीदता है, बोथ। जब गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट मिल के एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री को खरीदते हैं तो उसे हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है मैनेज उसे करती है, और ये एस्टैब्लिश होता है बोथ विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर हम अभी के इस टाइम पे अगर मैं बोलूँगी मुझे एग्जांपल देने के लिए, सो हम मान सकते हैं कि जो रेलवे है वो कुछ इस काइंड का ही है, क्योंकि उसे प्राइवेटली भी प्राइवेट भी है, बट वो पूरा प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट भी ओन है, बट गवर्नमेंट ने उससे काफ़ी पार्ट तक सेल कर चुका है। तो कुछ पार्ट उसका प्राइवेट जो है वो संभालता है और कुछ पार्ट उसको गवर्नमेंट संभालता है, तो हम उससे कुछ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री टाइप का भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट इज फूड लूज इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बहुत बार ये को आ जाता है कि फूड लूज इंडस्ट्री क्या होता है। और हमने जो ये पढ़ा ना ये भी 3 मार्क्स में आता है बहुत बार क्वेश्चंस, ओनरशिप के बेसिस में बताओ। तो जो ये इंडस्ट्री रहता है वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, काफ़ी अलग और यूनिक है ये, अच्छे से समझना। तो ये इंडस्ट्री कोई भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर वो डिपेंड नहीं है तो वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ लोकेट अपना, मतलब अपने इंडस्ट्री को वो स्टैब्लिश कर सकता है, बना सकता है, लोकेशन कहीं पर भी वो रख सकता है, एनी प्लेस। और ये जो इंडस्ट्री है लार्जली डिपेंड किसके ऊपर करता है पता है, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज के ऊपर, कि किस तरीके के लेबर मिल रहे हैं, किस तरीके के हमें लोग मिल रहे हैं, इस सब में स्मॉल लेबर फोर्स है कि नहीं है वहाँ, इस सब टर्म पे वो डिपेंड करता है, वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है।
तो अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कुछ बना रहा है, जैसे कि कोई घड़ी बनाने वाला हुआ, कोई गोल्ड बनाने वाला, कोई डायमंड बनाने वाला हुआ, तो इस तरीके का जो चीज़ बना रहा हो रहा है, तो इसके लिए हमें लेबर तो चाहिए है ना। जैसे बोले अपने एम्प्लॉय चाहिए, स्मॉल लेबर फोर्स चाहिए, छोटे ही लेबर फोर्स चाहिए, बहुत बड़े लेबर फोर्स नहीं चाहिए सब चीज़ के लिए। तो इसका फूड लूज इंडस्ट्री का ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमने जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 टाइप का इंडस्ट्री उसके अंदर भी डिवाइडेड था, अगर आपको याद होगा तो। पहला था जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री था, जो सेकंड था आई थिंक वो आई थिंक हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री था। तो पहला हम पढ़ते ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो मैंने आपको वही बता दिया जो कि हम बहुत पुराना इंडस्ट्री हो उसे हम ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री समझ सकते हैं ऐसा शॉर्ट टर्म पे। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो मोस्टली हैवी इंडस्ट्री होता है, ठीक है। अब हैवी इंडस्ट्री मतलब क्या, भारी इंडस्ट्री, हैवी मतलब भारी। तो जैसे कि इससे समझ सकते हैं जो भी कोल इंडस्ट्री हुआ, आयरन इंडस्ट्री हुआ, जिसमें कि बहुत सारे हैवी रॉ मटेरियल का नीडेड है, तो हम उससे हैवी इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है इसको कोल्ड फील्ड के पास हमेशा लोकेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर हमें आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री चाहिए तो उसके लिए काफ़ी हीट चाहिए हमें उसे करने के लिए, तो हीट के लिए ऑब्वियसली हमें कोल चाहिए होगा, तो कोल फील्ड के पास ये हमेशा रहता है। और ये क्या क्या हेल्प करता है मेटल स्मेल्टिंग में, मतलब जो भी मेटल है, जो भी आयरन, जो स्टील है, उसे पिघलाने में हेल्प करता है। हैवी इंजीनियरिंग चाहिए इसके लिए, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ के लिए चाहिए। तो हम जो भी इस तरीके की चीज़ होता है ये हमेशा ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही होता है। तो अब इसका कुछ फीचर्स पड़ता है, तो फीचर्स का क्या है कि इसमें हाई एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग। लेकिन ये सब तो है चलो कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आसपास घर रहते हैं बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो आसपास घर भी बनेंगे, लाइवलीहुड भी होगा, लोग भी आएंगे रहने के लिए। बट जो पॉइंट है वो ये कि बहुत पुअर सर्विस होता है यहाँ का। इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत मिजरेबल होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट्स होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है ये इंडस्ट्री से। तो आपने यहाँ दोनों पढ़ लिया है कि यहाँ पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है इस इंडस्ट्रीज का। तो अब हम ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ेंगे। ये जो रू कोल फील्ड है ना, जो जर्मनी का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत कॉमन है, तो इसे अच्छे से समझना और पढ़ना, रटने का नहीं है, समझ लो, एग्जाम में सब याद रहेगा, आपको सब पता रहेगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊँगी। सो यू कैन कमेंट इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो रू कोल फील्ड जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी में ये जगह है रू कोल फील्ड। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, किस चीज़ का, कोल का, और किस चीज़ का, आयरन ओर का, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ये डिपोजिट है, मतलब यहाँ पर ये रीजन में बहुत ज़्यादा कोल और आयरन ओर है। लेकिन बात क्या हुआ, जो ये इंडस्ट्री है ये विथ टाइम धीरे धीरे श्रिंकिंग होने लग गया, कम होने लग गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न के जो डिमांड ऑफ कोल था वो कम हो गया है, ठीक है, डिमांड कम हो गया है। जो आयरन और है वो एग्जॉस्टेड हो गया, मतलब ख़त्म हो गए। अब भाई कितना ही नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो तो ख़त्म होंगे ही। और जो इंडस्ट्री वेस्ट होते हैं और जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से ये जो है इंडस्ट्री काफ़ी कम हो गया, श्रिंकिंग होने लग गया है। अब होते होते वो पूरा ख़त्म की कगार पे आ गया है। और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ये रू रीजन था ये प्रोड्यूस करता था 80% स्टील, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन इसी का था, मतलब पूरे वर्ल्ड में 80% स्टील जो है रू रीजन से ही आता था एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप सोच सकते हो। और अभी ये डिक्लाइन होने लग गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसका स्केल। और कम होने के बाद इस एरिया पे एक न्यू लैंडस्केप हमें दिखा है, एक न्यू रू लैंडस्केप दिखा है जो कि इमर्ज हुआ है। तो वो क्या चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो ओपन कार असेंबलीज, इस पे फोकस कर रहा है।
असेंबलीज प्लांट, न्यू केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रहा है, और आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं इस रीजन में। आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक टाइम पे ये कोल और आयरन ओर का फैक्ट्रीज के लिए फेमस था, उसी के ऊपर प्रोडक्शन होता था, 80% गुड जाते थे, बट अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया और ये सब न्यू न्यू जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर इमर्ज हुए और बन रहे हैं। अगर हम यहाँ का वर्कफोर्स का बात करें तो जो वर्कफोर्स है वो हाईली स्किल्ड रहते हैं, ठीक है, हाईली स्किल्ड रहते हैं और स्पेशलाइज भी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल्स भी हैं, प्रोफेशनल्स को हम वाइट कॉलर भी बोलते हैं। आप इसे प्लीज़ लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में बहुत बार आता है। या फिर इस तरीके से कि वाइट कॉलर कौन से है, फिर प्रोफेशनल को हम क्या कौन से कॉलर बोलते हैं। और उसके बाद जो है प्रोडक्शन लेबर जो होता है इसे हम ब्लू कॉलर बोलते हैं। और रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा भी बढ़ रहा है। और एक की पॉइंट या फैक्ट याद कर सकते हैं, जो सिलिकॉन वैली है कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, और जो सिलिकॉन फॉरेस्ट है नियर सिटाडेल वो जो है वो टेक्नोपोल्स, ये दो एरिया का नाम याद रखना, ये दोनों टेक्नोपोल्स है। 1 मार्क्स में आ सकते, दो नाम बताओ टेक्नोपोल्स का, हाफ करके 1 मार्क्स मिलेगा आपको, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो ये इंडस्ट्री है इसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये जो ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल या फिर एक बेस प्रोवाइड करता है अदर इंडस्ट्री को, इसी के लिए हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका एक और नाम है हैवी इंडस्ट्री। क्यों इसे हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी बल्कि भारी रॉ मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ता है और हैवी फिनिशिंग प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री उसका बताया गया है। फटफट हम इसे पढ़ते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में इंडस्ट्री मिलता है इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव होता है। नॉर्थ एपेलेचाइज रीजन में पिट्सबर्ग में है, ग्रेट लेक रीजन में शिकागो में है, अटलांटिक रीजन स्पैरो पॉइंट एंड मॉरिसवेला में है। यूरोप या फिर यूके का बात करें तो बिर्मिंघम और शेफीफील्ड रीजन है, वहाँ पर है। जर्मनी में बात करें तो ड्विसबर्ग हुआ, डॉर्टमेंट हुआ, डुसेल्डोर्फ हुआ, इस जगह में है। फ्रांस का बात करें तो ली क्रेसोटा सेंट एटीना है। रशिया का बात करें तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग हुआ। एशिया में जापान रीजन हुआ, नागासाकी हुआ, टोक्यो हुआ, यागोयामा हुआ। चाइना में संघाई, तंगशंग, वुहांग। इंडिया में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, रौरकिला, भिलाई, बोकारो एटसेट्रा। तो ये सब जो रीजन है एक एक कंट्री के या फिर एक एक रीजन के जो स्मॉल रीजन का नाम दिया, ये सब इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉइंट और इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है वो सब होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा एज अ मैप पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर अगर आपको इंडिया में पूछ ले तो आपको मार्क करना पड़ेगा जमशेदपुर कहाँ है, कुल्टी कहाँ है, कहाँ पर। और आगे हम ये भी पढ़ेंगे जमशेदपुर में क्या क्या स्पेशलाइज्ड चीज़ें मिलते हैं, स्टील इंडस्ट्री है कि आयरन की कोल है कि क्या है। तो इसे रटने का नहीं है, याद मत करो, बट आप पढ़ते पढ़ते आपको ये खुद याद हो जाएगा, खुद मेमोराइज हो जाएगा और समझ लोगे आप इसे। अब नेक्स्ट हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल नाम से समझ में आता है कॉटन का इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री 3 सब सेक्टर में डिवाइडेड है। पहला है हैंडलूम। तो जो हैंडलूम होता है ये लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लेबर इसमें ज़रूरत पड़ते हैं। एम्प्लॉयड जो होता है वो सेमी स्किल्ड होता है, ठीक है, उन्हें स्किल थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसे टाइप के वर्कर्स होते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कैपिटल लगता है। और इसमें कुछ प्रोसेसेस लगते हैं जैसे कि स्पिनिंग हुआ, वीविंग हुआ। स्पिनिंग वालों को पता होगा जैसे चरखा घुमाता है वो सब लगता है। सेकेंड इज पावर लूम। पावर लूम समझ में आता है, पावर मतलब इसमें मशीन्स लगेंगे। तो इसमें लेबर जो है वो कम लगते हैं, ठीक है, कम लेबर लगते हैं, पर जो मशीन यूज है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो ये पावर लूम हुए। थर्ड इज मिल सेक्टर।
तो ये जो होता है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल जरूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है, और इसमें अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल का भी ज़रूरत पड़ता है। रॉ मटेरियल मतलब रॉ कॉटन, क्योंकि हम यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात करें तो रॉ कॉटन अच्छे क्वालिटी की ज़रूरत पड़ते हैं। क्या करने के लिए? बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, बल्क में, ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंट्रियों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रॉ कॉटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रॉ कॉटन जो है वो ये कंट्री ही प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन? इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, जो हमने पढ़ा है। अब कुछ कंट्री जैसे कि यूके, न्यूजीलैंड हुआ, यूरोप, जापान, और ये जो है ये टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्री, अलग अलग कंट्री से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करा के ये टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक और पॉइंट क्या है, जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कंपटीशन, जो कपड़े की इंडस्ट्री हो। कैसे? क्योंकि जो न्यू मेथड निकला है जो कि है सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि अब एक्चुअली जो प्लांट हुआ या फिर एनिमल को, सिल्क जो एनिमल को मार के लिए जाते हैं, कॉटन जो प्लांट से लेता है, वो सब यूज़ नहीं होता है। अब हम आर्टिफिशियल जो है कॉटन और ये सब चीज़, सिल्क जो है हम बना रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री की वजह से जो है, जो हमारा ये सब इंडस्ट्री है कॉटन, ये सब इंडस्ट्री बस स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो इतना बढ़ चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है, जिस वजह से सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड जो है वो फाइबर जो है वो निकल चुके हैं। तो इसमें क्या बोले, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो अब शिफ्ट हो जा रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज में शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, इसी के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। मैंने 2 पार्ट में चैप्टर को पूरा अच्छे से ख़त्म किया, मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे, मेरे इस टॉपिक को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आपको फुल मार्क्स इसमें आएंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर मेरा पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी फीडबैक चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। Thank you so much and have a nice day.